गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे नॉन कोर डेटा के जितने भी फाइलम है वो, ठीक है। तो हमने 7 फाइलम पढ़ लिए थे, अब सिर्फ 2 फाइलम बचे हैं, एक मोलस्का और दूसरा बचा है इकाइनोडर्मेटा। तो आज हम पढ़ेंगे मोलस्का संघ के बारे में। तो सबसे पहले देखो, जितने भी फाइलम हमने पढ़े तो सबसे पहले यही पढ़ा उसमें कि अगर उस फाइलम का कोई नाम है तो वो नाम उस फाइलम को क्यों दिया गया है, ठीक है। तो देखो, जो ये मोलस्का संघ है इसको मोलस्का ही नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस संघ में जितने भी जीव आते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो शरीर होता है वो बहुत ही कोमल प्रकार का होता है, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल होता है। और उस शरीर को मतलब अगर जैसे उनका शरीर सॉफ्ट होगा तो उसको ज्यादा नुकसान ना हो बाह्य परिस्थितियों की वजह से, इसीलिए उनके ऊपर क्या है, एक कवच पाया जाता है, ठीक है। तो मोलस्का संघ नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस संघ में जितने भी जंतु है उनका शरीर बहुत ही कोमल होता है और खंड विहीन होता है। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाह्य या फिर आंतरिक खंड नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि मोलस्का संघ के जितने भी जीव होंगे वो क्या होंगे, कोमल शरीर वाले होंगे। अब की जो मोलस्का संघ है इसका नाम किसने दिया, इसका नाम दिया था वैज्ञानिक जॉनस्टन ने, ठीक है। और मोलस्का संघ के अंदर हम जितने भी जीवों का अध्ययन करते हैं, सिर्फ मोलस्का संघ के जो जंतु है उनका अध्ययन क्या कहलाता है, मेलेकोलॉजी, ठीक है। इस संघ के जंतुओं के अध्ययन को हम बोलेंगे मेलेकोलॉजी। और इन जंतुओं के शरीर पे जो कवच पाया जाता है इनके कोमल शरीर को बाह्य परिस्थितियों से बचाने के लिए, तो अगर हम उन कवचों का अध्ययन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कोंकोलॉजी, ठीक है। जंतुओं का अध्ययन हो गया मेलेकोलॉजी और कवचों का अध्ययन हो गया कोंकोलॉजी, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक। अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम हर संघ के अंदर पढ़ते हैं, इस संघ की विशेषताएं कि इस संघ के जंतुओं के कौन कौन से लक्षण है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनका आवास, कि इस संघ के जो जंतु है वो किस प्रकार के आवास में पाए जा सकते हैं। तो ये स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मतलब कि स्थल पर भी पाए जा सकते हैं और जल में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, जैसे जलीय जंतु के उदाहरण हो गए स्नेल या फिर घोंगा, ठीक है, या फिर जो शंख पायला वगैरह हम देखते हैं, ठीक है, या फिर जो सिप्पी वगैरह हो गई, ठीक है। वो सारे जंतु जो है वो क्या है, इसे मोलस्का संघ में आते हैं, ठीक है। तो जलीय जंतुओं के उदाहरण हो गए सिप्पी और पायला, और जो स्थलीय जंतु है उसका उदाहरण हो गया स्नेल या फिर घोंगा, ठीक है। अगला है इनका शारीरिक संगठन। तो देखो, पिछले जो भी 1-2 फाइलम हमने पढ़े थे, ठीक है, उनमें क्या था, पिछले 1-2 फाइलम से क्या हो रहा है कि जो भी शारीरिक संगठन है जीवों का वो क्या आ रहा है, अंग तंत्र स्तर का आ रहा है, ठीक है। तो अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन कौन सा होगा, जिसमें जो कोई भी जीव है उसका जो शरीर है, उसके शरीर के अंदर उस जीव के विभिन्न कार्य करने के लिए, जैसे कि पाचन हो गया, उत्सर्जन, परिसंचरण, जनन, ये सभी कार्य करने के लिए क्या है, अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं और वो अंग आपस में मिलकर तंत्रों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के शारीरिक संगठन को हम कहते हैं अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन। तो इसमें अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है, क्योंकि इसमें शरीर की हर क्रिया के लिए अलग अलग अंग तंत्र पाया जाता है। अगला है त्रिस्तरीय होते हैं और इनमें देह गुहा पाई जाती है। तो जो त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय का क्या मतलब है कि जब सबसे पहले किसी भी नए जीव का निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। वो जो युग्मनज होता है वो क्या होता है, एक कोशिका ही होती है। तो धीरे धीरे नए जीव का विकास करने के लिए क्या होता है, उस युग्मनज में बार बार विभाजन होता रहता है, मतलब कि वो जो कोशिका है उसमें क्या होगा, बार बार विभाजन होगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी। और वो कोशिकाएं फिर क्या करती है, 3 स्तरों के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। तो सबसे बाहर वाला स्तर होता है बाह्य जनन स्तर, मध्य वाला मध्य जनन स्तर और सबसे अंदर वाला होता है आंतरिक जनन स्तर, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया है। तो ऐसी कोशिकाओं की ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या है, कोशिकाएं 3 स्तर बनाती हैं या फिर जिनमें कोशिकाओं के 3 स्तर पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम बोलते हैं त्रिस्तरीय। देह गुहा, तो जो 3 जनन स्तर बने हैं उनमें क्या होगा, बीच में जो अंतर्जनन स्तर होगा उसके बीच में क्या है कि कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि बीच में एक खाली स्थान या फिर गुहा का निर्माण हो जाता है और उस गुहा को हम बोलते हैं देह गुहा, ठीक है। अगला है द्विपार्श्व सममित। तो द्विपार्श्व सममित भी क्या होगा कि किसी भी जीव के शरीर से
गुजरने वाली सिर्फ एक ही काट के द्वारा हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं, उसको हम बोलेंगे द्विपार्श्व सममित। तो ये जो मोलस्का संघ है उसका क्या है, जो अधिकतर जंतु है वो द्विपार्श्व सममित होते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जीव विज्ञान है तो इसमें अपवाद भी पाए जाते हैं, लेकिन इन संघ के जंतुओं में किसी जीव का एक लार्वा होता है, ठीक है, जो क्या होता है, असममित होता है, ठीक है। ज्यादातर जीव द्विपार्श्व सममित पाए जाएंगे, लेकिन जो एक या फिर दो जीव है वो क्या होंगे, कई प्रकार के जीव इसमें असममित प्रकार के भी दर्शाता है, असममित भी दर्शाते हैं। असममित क्या होते हैं कि ऐसे जीव जिनके शरीर से गुजरने वाले किसी भी काट के द्वारा हम उनको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, ठीक है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल है तो क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। तो जैसे अमीबा क्या करती है, हमें पता है कि उसका कोई भी शेप नहीं होता, ठीक है, वो किसी भी शेप में पाई जा सकती है। तो अगर हम अमीबा को इसके शरीर से चाहे ये वाली काट से काटे, चाहे ये वाली, चाहे कोई सी भी काट से काटने की कोशिश करे, ये किसी भी काट द्वारा दो बराबर भागों में नहीं बांटी जा सकती है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक कोई भी आकृति नहीं होती है इसीलिए। और इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनको हम बोलते हैं असममित जीव, और इस प्रकार की सम्मिति को बोलते हैं असममिति, ठीक है। अगला है, इनका जो शरीर है वो क्या है, तीन पार्ट में बंटा होता है। सबसे पहले सिर, उसके बाद आता है परावर, और लास्ट में आते हैं पाद या फिर पैर, ठीक है। तो सिर हो गया, फिर है कि ये परावर क्या होता है, और पैर तो आप सबको पता ही है। तो परावर क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते हैं कि इनमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि जितने भी मोलस्का संघ के जीव हैं वो क्या होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं, ठीक है, और उनको बाह्य परिस्थितियों से उनके शरीर को ज्यादा नुकसान ना हो, उसकी वजह से क्या होता है कि इनके शरीर पर एक कवच पाया जाता है, जो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। ये देखो, जैसे ये जंतु है मोलस्का संघ का स्नेल, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये बाह्य कवच हो गया और ये हो गया जंतु। तो ये परावर क्या होता है कि जो ये बाह्य कवच है जंतु के शरीर का, और जो ये जंतु का शरीर है, इसमें जो ये वाली संरचना दिख रही है ना आपको, यहाँ पे कवच शुरू होगा, यहाँ पे इसका शरीर, इसके बीच में जो ये वाली संरचना होगी, और ये वाली संरचना जो आगे जाके क्या करेगी, एक संरचना का निर्माण करेगी, इसके बीच में एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं परावर या फिर मेंटल, ठीक है, जिसका निर्माण किससे होता है, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है उससे, और जो इनके शरीर की भित्ति होती है उन दोनों के मिलने से, या फिर उन दोनों के बीच में जो एक खाली स्थान पाया जाता है वहां पे एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं परावर या फिर मेंटल। अगला हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो बहुत ही ज्यादा कोमल होता है, और इनके शरीर को बाह्य आघातों से या बाह्य परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए एक कवच की आवश्यकता होती है, जो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला है, इसमें पेशीय पाद पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, देखो जो इसके फुट है या फिर जो पैर है उनमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेशियां पाई जाती है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, पेशियों से बने होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं पेशीय पाद या फिर पेशीय पैर, ठीक है। तो जो ये पैर है ये इसको क्या करेंगे, एक तो गमन करने में सहायता करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो भी मोलस्का संघ के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, कई जो जीव होते हैं इसमें वो क्या है, बिल बनाकर भी रहते हैं। तो ये जो पैर है ये इसको बिल बनाने में भी सहायता करते हैं, एक तो गमन अंग में सहायता करते हैं, दूसरा बिल बनाने में, और तीसरा क्या हो गया कि कुछ जो जीव है वो क्या जल में भी पाए जाते हैं, तो इनको जल के अंदर तैरने में भी ये सहायता करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इनमें हृदयवर्णी गुहा, जनन गुहा और वृक्क गुहा पाई जाती है। अब इसका क्या मतलब होता है कि अभी हमने जो इनमें देह गुहा पढ़ी थी वो क्या है कि सारे अंगों के अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है। देह गुहा किससे बनी थी, जो भी तीन जनन स्तर हमारे बने थे, तो वो जो तीनों जनन स्तर है उनसे क्या होता है कि आगे चलकर विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब कि जो बाह्य जनन स्तर होगा उसकी कोशिकाओं से अलग अंग बनेंगे, जो मध्य जनन स्तर होगा उसकी कोशिकाओं से अलग अंग बनेंगे, और जो अंतर जनन स्तर होता है उसकी कोशिकाओं से अलग अंग बनते हैं, ठीक है। तो हर एक अंग के अंदर क्या है, देह गुहा पाई जाती है। लेकिन जो मोलस्का संघ के जीव है उनमें क्या है, जितने भी अंग हैं उन सभी में देह गुहा नहीं पाए जाते, केवल कुछ अंगों में ही पाए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे इनका जो हृदय होगा या फिर हृदय के बाहर जो आवरण होगा जो हृदय की सुरक्षा करेगा उसके अंदर गुहा पाई जाएगी। दूसरा, इनके जितने भी जनन अंग होंगे, ठीक है, या फिर जो जनन वाहिनियां होंगी
उनमें गुहा पाई जाएगी। और तीसरा है वृक्क, जो इनका उत्सर्जन अंग होता है या फिर उत्सर्जी अंग होता है, तो वृक्क के अंदर गुहा पाई जाएगी। ठीक है, तो सभी अंगों में गुहा ना पाकर केवल और केवल, तो जो देह गुहा है वो क्या है, सभी अंगों में ना पाकर केवल और केवल 3 अंगों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक हृदय में, दूसरे जितने भी जनन अंग होंगे उनके अंदर, और तीसरा जो इनका उत्सर्जी अंग होगा यानी कि वृक्क, उसके अंदर। ठीक है, तो 3 अंगों के अंदर देह गुहा पाई जाएगी। अगला है इनका जो अगर भाग होता है, मतलब कि इनके शरीर का जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसमें क्या स्पष्ट सिर पाया जाता है। जैसे कि ये देखो, ये जो है ये क्या है, इस जीव का स्पष्ट सर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा? एक तो इसके नेत्र पाए जाएंगे, ठीक है, आंखें, दूसरा है स्पर्शक पाए जाएंगे, तीसरा मुख पाया जाएगा, और चौथा है संवेदनांग। ठीक है, तो सबसे पहले नेत्र, जो क्या करेंगे, इसको आसपास की वस्तुएं देखने में हेल्प करेंगे। अगला क्या है? मुख, तो मुख से क्या करेगा, ये अपने भोज्य पदार्थों को ग्रहण करेगा। अगला है संवेदनांग, तो इसके जो भी संवेदनांग होंगे वो क्या करेंगे कि बाहर वातावरण में जो भी अंतर पाए जाएंगे या फिर जो भी परिस्थितियां चेंज हो रही होगी, ठीक है, या फिर जो भी रसायन वगैरह या फिर जो भी मतलब टेम्परेचर में टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा, या फिर अगर कुछ भी हो रहा होगा बाह्य वातावरण में जिससे इस जीव को सुरक्षा की आवश्यकता होगी, तो उन संवेदकों को या फिर उन संवेदों को ग्रहण करने के लिए जो अंग पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं संवेदांग। ठीक है, तो इनका जो आगे वाला भाग होता है उसमें स्पष्ट सिर पाया जाता है, जिसमें क्या क्या होंगे, नेत्र, स्पर्शक, मुख और संवेदक। अगला है इनमें श्वसन। तो हमने जैसे कि पहले पढ़ा कि इनका जो शरीर है, जो शारीरिक संगठन है, वो क्या होता है, अंगतंत्र प्रकार का पाया जाता है। मतलब इसमें जितने भी कार्य है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, परिसर्जन, सबके लिए क्या है, अलग अलग अंग पाए जाते हैं या फिर अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जो इनका श्वसन है, श्वसन तंत्र के लिए क्या क्या पाया जाता है, इनमें 3 अंग पाए जाते हैं, इनकी त्वचा, दूसरा गिल्स और फुफ्फुस। तो देखो जितने भी जलीय जीव होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि वो जीव क्या करते हैं, जल के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो जल के अंदर रहने से क्या होता है, उनकी जो त्वचा होती है वो क्या होती है, नम बनी रहती है या फिर चिपचिपी सी बनी रहती है। ठीक है, और जो हमारी नम त्वचा होगी उस त्वचा से क्या है कि जो गैसों का आदान प्रदान है, ठीक है, वातावरण में जो भी गैसें पाई जाती है, O2 और CO2, श्वसन के लिए हमें उनकी आवश्यकता होती है। तो जो भी O2 और CO2 है उनका विनिमय उस नम त्वचा की सहायता से क्या है, ज्यादा आसानी से हो जाता है। इसीलिए जो श्वसन है, जो जलीय जीव है, उनमें जो ज्यादातर श्वसन है वो त्वचा के द्वारा होता है। अगला है गिल्स। तो त्वचा द्वारा श्वसन तो क्या हो गया कि जो मतलब सिर्फ सतह पे रहते हैं जानवर या ज्यादा गहराई में नहीं रहते हैं, उनका जो श्वसन है वो क्या होगा, त्वचा की सहायता से हो जाएगा। अब जो है कि जो ज्यादा गहराई के अंदर जीव रहते हैं, जैसे कि सीपी वगैरह हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो श्वसन है हमारा, उस श्वसन के लिए क्या है, गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कि जो जीव समंदर में या फिर पानी में ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं, उनमें श्वसन के लिए जो संरचना पाई जाती है या जो अंग पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं गिल्स। ठीक है, अब अगला है फुफ्फुस। तो ये तो गिल्स और जो त्वचा की सामान्य सतह, ये तो क्या होगी, जलीय जीवों के लिए होगी श्वसन का कार्य करने के अंग। लेकिन जो स्थलीय जीव है उनमें क्या है, फुफ्फुस या फिर फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है, उनके द्वारा क्या है, गैसों का आदान प्रदान होता है, हमारे शरीर में मतलब ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और CO2 छोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया श्वसन के लिए अलग अलग अंग। जलीय के लिए त्वचा और गिल्स, और जो स्थलीय जीव है उनके लिए हो गए फुफ्फुस। ठीक है, तो अब देखो हम क्या क्या पढ़ा आज हमने नया संघ स्टार्ट किया जिसको क्या कहते हैं, जिसका क्या नाम है, मोलस्का। ठीक है, तो जो मोलस्का संघ है उसको मोलस्का ही नाम क्यों दिया गया, वो नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो भी मोलस्का संघ के अंदर जीव पाई जाती हैं उनका जो शरीर होता है वो बहुत ही कोमल होता है। ठीक है, इसीलिए इन सबको नाम दिया गया मोलस्का संघ। अब देखिए मोलस्का संघ नाम किसने दिया, तो वो नाम दिया वैज्ञानिक जॉनस्टन ने। इसके बाद जो मोलस्का संघ है और मोलस्का संघ में जितने भी जीव आते हैं उन जीवों के अध्ययन को हम बोलेंगे मोलेकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में उन जीवों में जो कवच पाया जाता है
उसके कवच के अध्ययन को हम बोलेंगे कॉन्कोलॉजी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, मोलस्का संघ के अंदर जितने भी जीव आते हैं उनकी अलग अलग लक्षण के उनमें कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सबसे पहला लक्षण स्थलीय, कि उनका जो आवास होता है वो स्थलीय और जलीय। ये जो जीव होते हैं वो स्थल में भी पाए जा सकते हैं और जल में भी पाए जा सकते हैं। अगला, इनमें अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है, मतलब कि इसके शरीर की जो भी क्रियाएं होगी उन सभी क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग तंत्र पाया जाएगा, उसमें अलग अलग अंग पाए जाएंगे। अगला है, ये त्रिस्तरीय होते हैं कि इनमें कोशिकाओं के 3 स्तर पाए जाते हैं और इसमें देहगुहा पाई जाती है। अगला, द्विपार्श्व सममित, कि इनके शरीर की गुजरने वाले सिर्फ एक ही काट द्वारा इन्हें 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अगला, जो इनका शरीर होता है वो 3 पार्ट में बंटा होता है। पहला होता है सिर, दूसरा होता है परावर और तीसरा होता है पाद या फिर इनके पैर। तो जो परावर होता है वो क्या होता है कि जो इनका शरीर होता है, जो कोमल शरीर, और जो इनका कवच होता है उसके बीच में एक और संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं परावर या फिर मेंटल। अगला है, इनका जो शरीर कोमल होता है तो उस शरीर को बाह्य परिस्थितियों से बचाने के लिए क्या होता है कि उनके शरीर पे एक कवच पाया जाता है जो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। अगला है कि जो इनमें पैर पाए जाते हैं वो क्या किस प्रकार के होते हैं, पेशियां होते हैं, मतलब कि उनमें सिर्फ और सिर्फ पेशियां पाई जाती है जो क्या करते हैं, इनको गमन में सहायता करते हैं, तैरने में सहायता करते हैं। और ये क्या करते हैं, कई जीव जो होते हैं मोलस्का संघ में वो बिल बनाकर भी रहते हैं, तो इनको बिल बनाने में भी सहायता करते हैं। ठीक है। अगला है कि जो इनकी देह गुहा होती है वो सभी अंगों में ना पाकर या फिर सभी अंगों में ना होकर केवल कुछ अंगों में पाई जाती है, जो कि कौन कौन से हैं, हृदय में जितने भी जनन अंग होंगे उनके अंदर, और तीसरा है जो इनका उत्सर्जी अंग है वृक्क, उसके अंदर पाई जाएगी। अगला है इनका जो अगर भाग होता है, इनके शरीर का जो आगे वाला भाग होता है उसमें कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। तो उनमें क्या क्या पाए जाते हैं, एक नेत्र पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इनको देखने में सहायता करते हैं। अगला स्पर्शक पाए जाते हैं, उससे अगला मुख पाया जाता है जो क्या करते हैं, इनको खाद्य पदार्थ या फिर जितने भी जो भी भोज्य पदार्थ से ग्रहण करते हैं उसको ग्रहण करने के लिए एक संरचना जो कि मुख हो गया। और अगला है संवेदा, कि बाहर वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तनों को समझने के लिए जो भी अंग इनके अंदर पाए जाते हैं, या बाहर जो भी परिवर्तन हो रहा है या जो भी संवेग हो रहे हैं उन सभी को ग्रहण करने के लिए शरीर में क्या होता है, संवेदांग पाए जाते हैं। अगला है, इनमें श्वसन 3 प्रकार के अंगों द्वारा होता है, एक शरीर के सामान्य सतह द्वारा, दूसरा गिल्स और तीसरा फुफ्फुस। जो जलीय जीव होंगे उनमें शरीर की सामान्य सतह द्वारा और जो गिल्स होंगे उनके द्वारा श्वसन होगा, और जो स्थलीय जीव होंगे उनमें क्या है, फुफ्फुस द्वारा श्वसन होगा। ठीक है। तो ये देखो, ये एक डायग्राम है, मतलब ये क्या है, मोलस्का संघ का एक जीव है जो क्या है, स्नेल, या फिर हम इसको घोंगा भी कहते हैं। ये ज्यादातर क्या है कि जब भी बारिश का मौसम होता है उस टाइम हमें दिखाई देते हैं। तो देखो, अब हम देखते हैं कि इसके शरीर में कौन कौन सी संरचनाएं। तो सबसे पहला यहाँ से, जैसे ये इसके शरीर का आगे वाला पार्ट हो गया, ठीक है, तो इसका शरीर 3 पार्ट में बटा है। सबसे पहले आगे वाला भाग या फिर हो गया सिर इसका, दूसरा इसका मेंटल या फिर परावर जो कि क्या है, इनके शरीर की भित्ति और जो ये कवच है इनके बीच में एक संरचना पाई जाएगी अंदर की तरफ, उसको बोलेंगे मेंटल। तीसरा हो गया इनके फुट, पैर, जो इनको चलने में सहायता करेंगे। तो देखो, अब जो आगे वाला भाग है जिसमें स्पष्ट सिर पाया जाता है उसमें ये हो गई इसकी आंखें पाई जाएगी, और ये टेंटिकल या फिर इनके स्पर्शक हो गए जो क्या करेंगे, इनको विभिन्न प्रकार की जो बाह्य परिस्थितियां होती हैं उनको समझने में सहायता करते हैं। उसके बाद में ये बाहर की हो गया, बाहर की तरफ इसका कवच जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण।